नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं सीटेट की सोशल साइंस का पार्ट सेकंड आपके लिए लेकर आया हूं। पार्ट फर्स्ट में हमने इतिहास के 26 प्रश्नों को देखा था और आज उससे आगे की कहानी को मैं बयां करूंगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको इस वीडियो का फायदा मिल सके। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही दूसरे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जिनको इस मुहिम की ज़रूरत है आप उनको ये चैनल सब शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 के अंतर्गत हमने 26 सवालों को देखा था। आज हम 27वें सवाल से शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत सवाल की यह है कि प्राचीन भारतीय मानव ने सबसे पहले किन 2 फसलों का उत्पादन किया। और इसके विकल्प हैं गेहूं तथा जौ, बी मक्का तथा बाजरा, सी गेहूं तथा चावल और डी चावल तथा बाजरा। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है गेहूं तथा जौ, क्योंकि किरथर तथा सुलेमान पहाड़ियों पर हमें जो अवशेष मिलते हैं वहां पर हमें पता चलता है कि गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का लोगों ने उत्पादन करना शुरू कर दिया था। और साथ ही मेहरगढ़, जो भारत में सबसे प्राथमिक नवपाषाणकालीन स्थल माना जाता है, उसमें भी गेहूं तथा जौ का उत्पादन किया जाता था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह है ए गेहूं तथा जौ। इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 28 है कि आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया। और विकल्प है कुत्ता, बी गाय, सी बैल या डी भैंस। दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है ए कुत्ता। जानवरों को पालने की जो प्रक्रिया है वो नवपाषाण काल में शुरू हुई थी, परंतु पुरापाषाण काल के अंतर्गत इंसान ने कुत्ते को पालतू बना लिया था और ऐसा उसने सुरक्षात्मक कारणों से किया था। जबकि नवपाषाण काल में जिन जानवरों को पालतू बनाया गया था उनको खेती के लिए और साथ ही उनसे मिलने वाले उत्पाद दूध तथा मांस के लिए पालतू बनाया गया था, जबकि कुत्ते को पुरापाषाण काल में सुरक्षात्मक कारणों से पालतू बनाया गया था। दोस्तों, कुत्ते को पालतू को सबसे वफादार जानवर भी इसीलिए माना जाता है क्योंकि इंसान का कुत्ते के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। तो इसीलिए वो जो जीन्स है कुत्ते में वो शामिल है। इस वजह से कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार जानवर माना जाता है। दोस्तों, 29वां सवाल यह है कि पुरातत्वविदों को भारत के किस स्थान से गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। और विकल्प है भीमबेटका, बुर्जहोम, हुंसगी या उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस सवाल का जवाब है बुर्जहोम। बुर्जहोम आधुनिक कश्मीर में स्थित है और यहाँ अनेक गर्तवास पाए गए हैं। गर्तवास जमीन के नीचे बनाए जाते थे जिनको गड्ढा गृह कहा जाता था और इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर रहते थे और मौसम के अनुसार ही वहां पर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। सर्दी के समय में शायद घर के अंदर आग जलाई जाती थी और गर्मी के समय में घर के बाहर बुर्जहोम में गड्ढा गिरह से बाहर आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है बुर्जहोम। दोस्तों, सवाल नंबर 30 कि उस भारतीय नवपाषाणकालीन स्थल का नाम बताइए जहां स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ तथा भेड़ बकरी पालना शुरू किया। और इसके विकल्प हैं मेहरगढ़, बी इनाम गांव, सी भीमबेटका या डी हुंसगी। और इस सवाल का जवाब दोस्तों है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है और यह भारत की पहली नवपाषाणकालीन बस्ती मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 7000 साल पहले यहाँ स्त्री पुरुषों ने गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया और भेड़ तथा बकरी जैसे जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। तो दोस्तों, इस सवाल का जो जवाब है वह है मेहरगढ़। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 31 है कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित किस स्थान से प्राप्त कब्र में बकरी तथा अन्य सामान को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और विकल्प हैं राजस्थान, बी हड़प्पा, सी मेहरगढ़ और डी भीमबेटका। दोस्तों, इस सवाल का जवाब है मेहरगढ़। मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन बस्ती है और यह आधुनिक पश्चिम पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ जो पुरातात्विक कार्य विद्वानों के द्वारा किया गया है उसमें उन्हें जो कब्रें मिली है उनमें से एक कब्र में मृतक के साथ
बकरी तथा अन्य उपयोगी सामान को दफनाया गया था और ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इस अवधारणा के चलते मृतकों के साथ उनके उपयोग की वस्तुओं को दफनाया जाता था। तो इस प्रकार जो इस प्रश्न का उत्तर है वह है मेहरगढ़। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में अगला सवाल है कि पूर्वी भारत के किस स्थान से खरल एवं मूसल जैसे उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन उत्पादन करते थे। और इसके विकल्प है असम, बी दार्जिलिंग हेडिंग, सी बंगाल और डी सिक्किम। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है दार्जिलिंग हेडिंग। दार्जिलिंग हेडिंग पूर्वी भारत में चीन तथा म्यांमार जाने वाले रास्ते पर पड़ता है। यहाँ से विद्वानों को खरल और मूसल प्राप्त हुए हैं जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन उत्पादन करते थे, क्योंकि इन उपकरणों का प्रयोग अनाज के दानों को पीसने के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह है दार्जिलिंग हेडिंग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसी दिशा में अगला सवाल है कि तुर्की के किस स्थान से नवपाषाणकालीन बस्ती के अवशेष मिलते हैं। जवाब है चातालह्यूक या बी सोनिंजिन, सी शोरवे या डी अल्टामीरा। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है चातालह्यूक। चातालह्यूक आधुनिक तुर्की में स्थित है, यूरोप में, और यहाँ से नवपाषाणकालीन बस्ती के साक्ष्य विद्वानों को प्राप्त हुए हैं। तो इस सवाल का जो जवाब है वह है चातालह्यूक। दोस्तों अगला सवाल यह है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, और इस सवाल का जो जवाब है वह है, इसके जो विकल्प दिए हुए हैं वह है 1919, 1920, 1921 और 1922। और इस सवाल का जो जवाब है वह है 1921। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में एक भारतीय विद्वान दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हालांकि इसको खोजने का जो प्रयास था या अचानक से इसके संकेत तो पहले भी मिले थे, परंतु किसी भी इंसान को इसे खोजने का गौरव नहीं मिल पाया। इसको खोजने का गौरव 1921 ईस्वी में एक भारतीय दयाराम साहनी को मिला। इसके बारे में यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे ही चैनल पर ईंटें, मनके तथा अस्थियां नाम से 12वीं कक्षा का इतिहास का एक चैप्टर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसका जो जवाब है दोस्तों वो 1921 ईस्वी है जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर रेलवे निर्माण के लिए ईंट प्राप्त करने के कारण नष्ट हो गया था। और इसके जवाब हैं ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल या डी कालीबंगा। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है हड़प्पा। 1850-60 के दशक में जब हिंदुस्तान में रेलवे बिछाई जा रही थी, तब रेलवे इंजीनियर्स को, जो दो भाई थे, उनको जब ईंटों की जरूरत पड़ी तो उनको एक प्राचीन नगर प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने ईंटें निकालनी शुरू कर दी। हालांकि उनका मानना था कि ये किसी प्राचीन राजमहल का हिस्सा हो सकता है, परंतु उन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए ईंटों को प्राप्त करने के क्रम में हड़प्पा जो नगर है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। इस कारण हमें हड़प्पा नगर से ऐसी कोई स्मारक नहीं मिलते जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो जवाब है दोस्तों वह है हड़प्पा। दोस्तों अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के किस भाग को दुर्ग की संज्ञा दी गई है। और इसके जवाब हैं पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तरी या डी दक्षिणी। इस सवाल का जो जवाब है दोस्तों वह है पश्चिमी। यह मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो के बारे में कहा जाता है। मोहनजोदड़ो एक बड़ा नगर था जो दो भागों में बटा हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वो निचले स्तर पर बना हुआ था, जबकि पश्चिमी हिस्सा बड़ा था, छोटा था, लेकिन वो ऊंचाई पर बसा हुआ था। और वहां पर हमें जिस तरीके के स्मारक इमारतें मिलती हैं उसके आधार पर विद्वानों का मानना यह है कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का शासक वर्ग रहा करता था और इसीलिए पश्चिमी हिस्से को दुर्ग की संज्ञा दी गई है। विशाल स्नानागार, अन्नागार जैसी जो इमारतें हैं वो मोहनजोदड़ो के पश्चिमी हिस्से से ही प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है पश्चिमी हिस्सा। दोस्तों इसी क्रम में अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा गया है। और जवाब है पूर्वी, बी पश्चिमी, सी उत्तरी और डी दक्षिणी। अभी हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो जैसे नगर दो भागों में बटे हुए मिलते हैं। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले स्तर पर बना हुआ था और पश्चिमी हिस्सा बड़ा छोटा था परंतु ऊंचाई पर बना था। निचले हिस्से को जो पूर्वी हिस्सा था उसको निचला नगर कहा जाता था। तो दोस्तों इस हिसाब से इस सवाल का जो जवाब हुआ वह हुआ ए पूर्वी।
तो मोहनजोदड़ो जैसे नगरों के पूर्वी हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। दोस्तों ये सवाल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार सीटेट की परीक्षा में पूछा गया है। सवाल यह है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार में किन दो दिशाओं में सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। जवाब है पूर्वी और पश्चिमी, बी उत्तर तथा दक्षिण, सी दक्षिण पूर्व या डी उत्तर पश्चिम। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है बी उत्तर दक्षिण। यह विशाल स्नानागार दोस्तों हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और इसमें जो पानी भरा जाता था वो एक कुएं से भरा जाता था। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा में दो तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी। पानी कुएं से भरा जाता था और उपयोग के बाद उसे बगल में बनी हुई नाली में प्रवाहित कर दिया जाता था। तो इस सवाल का जो जवाब हुआ वह है बी उत्तर एवं दक्षिण। दोस्तों ये अगला सवाल भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सवाल यह है कि हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से यज्ञ करने के लिए अग्निकुंड मिलते हैं। और इसके विकल्प हैं लोथल एवं कालीबंगा, बी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, सी चन्हुदड़ो तथा राखीगढ़ी और डी सुरकोटदा तथा लोथल। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए लोथल तथा कालीबंगा। लोथल तथा कालीबंगा से हमें यज्ञ करने के लिए अग्निकुंडों के साक्ष्य मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ कुछ धार्मिक कार्य किए जाते थे। इन अग्निकुंडों का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। तो इस सवाल का जो जवाब हुआ वो हुआ लोथल तथा कालीबंगा ए। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, और सवाल यह है कि हड़प्पा सभ्यता में घरों, सड़कों तथा नालियों का निर्माण करने का क्रम था। ए पहले सड़क फिर नाली और फिर घरों का निर्माण, बी पहले नाली फिर सड़क फिर घरों का निर्माण, सी पहले घर फिर नाली और फिर सड़कों का निर्माण और डी घरों, सड़कों तथा नालियों का निर्माण। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए, अर्थात सबसे पहले सड़कें बनाई जाती थी, फिर सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण किया जाता था और फिर नालियों के किनारे घरों का निर्माण किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते थे और वो चाहते थे कि उनका जो घरों का गंदा पानी है वो आसानी से सड़क की गली की नाली बनी हुई नाली में प्रवाहित होता रहे। इसीलिए सबसे पहले सड़क का निर्माण किया जाता था, सड़क के किनारे नालियों का निर्माण किया जाता था और फिर नालियों के किनारे घरों का निर्माण किया जाता था। ये कोशिश की जाती थी कि घर की एक दीवार कम से कम सड़क की नाली से मिली हुई हो, ताकि घर में बनी हुई नाली के माध्यम से घर का गंदा पानी गली या सड़क की नाली में प्रवाहित किया जा सके। तो इस सवाल का जो सही क्रम है वह है सबसे पहले सड़क बनाई जाती थी, फिर नालियों का निर्माण किया जाता था और फिर नालियों के किनारे घरों का निर्माण किया जाता था। तो इस प्रकार विकल्प ए इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला जो सवाल है सवाल नंबर 41, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों में से एक है। सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में आंगन तथा घरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। घरों का मतलब कमरे। सबसे पहले आंगन के चारों ओर कमरों का निर्माण, बी एक ओर कमरे तथा दूसरी ओर आंगन, सी आंगन के सामने कमरों का निर्माण या डी वृत्ताकार आंगन के चारों ओर कमरों का निर्माण। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए आंगन के चारों ओर कमरों का निर्माण। हड़प्पा सभ्यता में हमें जो घर मिलते हैं वो आयताकार मिलते हैं और इन आयताकार घरों में बीच में आंगन का निर्माण किया जाता था और फिर आंगन के चारों ओर कमरों का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा जो मुख्य द्वार होता था वो इस तरीके से बनाया जाता था कि उससे यह ना देखा जा सके कि आंगन में क्या काम किया जा रहा है, अर्थात आंगन का निरीक्षण मुख्य द्वार से नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पर जो कमरे बनाए गए थे उनमें किसी खिड़की का प्रयोग नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे और जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर जो हमें कमरे मिलते हैं उनमें खिड़कियों का इस्तेमाल किया गया था। तो इससे ये बात और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार जो इस सवाल का जवाब है वह है ए आंगन के चारों ओर कमरों का निर्माण किया जाता था। इसके अलावा कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं दोस्तों, लेकिन वो अभी हम बाद में देखेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगला सवाल है वह भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में क्या सत्य नहीं है। ए हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, बी हड़प्पा में सभी लोग शिक्षित थे, सी हड़प्पा में मोहरों तथा अन्य वस्तुओं पर लेखन का कार्य मिलता है और डी हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। दोस्तों इसमें जो विकल्प नंबर बी है कि हड़प्पा के सभी लोग पढ़ लिख सकते थे, शिक्षित थे, यह इस सवाल का सही जवाब है।
क्योंकि अभी तक के मिले साक्ष्यों के आधार पर हम मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक विशिष्ट लिपिक वर्ग होता था जो मोहरों पर तथा अन्य वस्तुओं पर लिखने का कार्य करता था। अब तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों, इसीलिए अभी भी हड़प्पा सभ्यता को आद्य इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। और दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। इसकी लिपि में 375 से लेकर 400 तक जो चित्र थे उनको समाहित किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो विकल्प है बी, वह इस सवाल का सही जवाब है कि हड़प्पा में सभी लोग शिक्षित थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 43 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। सवाल यह है कि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में फेयंस क्या था? ए मनका, बी बाट, सी मिट्टी, डी तकली। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है सी मिट्टी। लेकिन दोस्तों ये प्राकृतिक मिट्टी नहीं थी बल्कि कृत्रिम रूप से बनाई जाती थी, क्योंकि इसको बनाने के लिए बालू, जिसको हम रेत कहते हैं, उसे गोंद जैसे चिपचिपे पदार्थ में मिलाया जाता था और उसके बाद उस पर वस्तुओं का निर्माण किया जाता था और उसके ऊपर फिर किसी विशिष्ट धातु की परत चढ़ा दी जाती थी। दोस्तों यह जो मिट्टी थी यह कीमती वस्तुओं का निर्माण करने के लिए बनाई जाती थी और इसका जो रंग होता था वो हल्का नीला या भूरे रंग का होता था। इस प्रकार जो फेयंस था वो एक कृत्रिम मिट्टी का रूप था, मिट्टी का प्रकार था। इस प्रकार इसका जो जवाब है वह है सी मिट्टी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 44 सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं? और जवाब है ए मेहरगढ़, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो या डी लोथल। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है मेहरगढ़। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में लोथल में हमें कपास के उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं, परंतु क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो वह मेहरगढ़ में मिलते हैं। दोस्तों माना जाता है कि मेहरगढ़ में 7000 साल पहले कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। और यह जो मेहरगढ़ की सभ्यता थी या संस्कृति थी वो हड़प्पा सभ्यता से बहुत पुरानी थी। इस प्रकार इसका जो जवाब है वह मेहरगढ़ है, जबकि हड़प्पा सभ्यता के संबंध में इसका जवाब लोथल होना चाहिए। चलिए दोस्तों एक कदम और आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यह है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से दाढ़ी वाले पुरोहित की मिट्टी की मूर्ति मिली है? और इसके विकल्प हैं ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या डी कालीबंगा। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है बी मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से हमें एक दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति मिलती है, जिसके आधार पर कुछ विद्वानों का यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता में पुरोहितों का शासन था, ऐसे ही हड़प्पा की सभ्यता में भी पुरोहित लोगों का शासन था। लेकिन यह बात कितनी सही है या कितनी गलत है, इसके ऊपर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य और अध्ययन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो इसका जो जवाब है दोस्तों वह है बी मोहनजोदड़ो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। सवाल है कि सिंचाई के लिए जल संग्रहण करने हेतु किस हड़प्पा स्थल पर एक जलाशय का निर्माण किया गया था? और इसके जवाब है ए धौलावीरा, बी राखीगढ़ी, सी लोथल या डी मोहनजोदड़ो। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है दोस्तों, और हड़प्पा सभ्यता का जो अधिकांश क्षेत्र था वह शुष्क क्षेत्र था जहां कृषि के लिए बारिश जो होती थी वह बहुत कम होती थी और पानी की भी कमी थी। इस वजह से वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए धौलावीरा नामक स्थान पर एक कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया था और इस जलाशय में जो जल संग्रहित किया जाता था उसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता था। इसका प्रमाण हमें धौलावीरा से मिलता है। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब हुआ वह है ए धौलावीरा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज की इस कड़ी में जो अगला सवाल है वह है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा का मतलब दोस्तों बंदरगाह और कारखाना के एक साथ उदाहरण मिलते हैं? ए लोथल, बी सुरकोटदा, सी धौलावीरा या डी चन्हूदड़ो। दोस्तों इस सवाल का जो जवाब है वह है ए लोथल। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां एक बंदरगाह की प्राप्ति होती है, क्योंकि माना जाता है कि इस जलमार्ग के द्वारा विदेशी व्यापार हड़प्पा सभ्यता का संचालित होता था। और इसके अलावा क्योंकि यह समुद्र के किनारे स्थित था तो शंख और सीपी जैसी वस्तुओं के उत्पादन से जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, शिल्पकारी का उत्पादन किया जाता था, वह कार्य यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता था, जिसके लिए कारखाना बनाया गया था। और इसके जो उपकरण हैं और सामान बनाने से बचे हुए टूटे फूटे टुकड़े हैं वो हमें लोथल से मिलते हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का जो जवाब है वह है ए लोथल।
तो दोस्तों यह थी सीटेट के लिए सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपसे अनुरोध भी करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि यह प्रयास उन लोगों तक भी पहुंच सके जिनको इस मदद की जरूरत है। और दोस्तों ऐसी ही आगे की वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।